देखिए क्या हो रहा है गले में। क्वांटम दक्षता फाई नाम से स्पष्ट है। एक्चुअली में क्वांटम दक्षता की आवश्यकता हमें क्यों हुई और इसे किस लिए दिया गया, इसका मतलब समझना। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर मुझे कोई अभिक्रिया संपन्न करवानी है तो आप में से कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है कि उसके लिए क्या अनिवार्य है, किस चीज की आवश्यकता होगी? आप में से कोई बता सकता है? हाँ, आप में से कोई बता सकता है कि क्वांटम दक्षता क्या है? क्वांटम दक्षता नहीं, सॉरी, अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, बता सकता है कोई? देखिए, ध्यान से समझना मेरी बात। अगर मुझे कोई अभिक्रिया संपन्न करवानी है तो मुझे उसे इस स्टेट से होकर गुजारना होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ए से स्टार की ओर हमें जाना है, क्या बोला मैंने? ए से ए स्टार की ओर अगर हमें जाना है तो इस ए स्टार तक जाने के लिए आपको ध्यान है कि मैंने क्या कहा था कि जो ए है वो एच न्यू फोटोन का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। एक्चुअली में ये एच न्यू फोटोन का अवशोषण करने के लिए स्टार के आइंस्टीन ने बताया कि जितने अणु होंगे उतने ही फोटोन का एब्जॉर्ब करेंगे। फोटोन को क्या करेंगे? उतने ही ऑब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि अगर यहाँ एक है तो एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा। अगर मैं ये कहूं कि अगर जितने फोटोन उसने अवशोषित किए हैं और जितने अभिकारक सक्रिय अणु में बदले हैं उसकी संख्याओं के बीच में आपस में संबंध को प्रदर्शित करना है, तो उसको एक्चुअल में प्रदर्शित किया गया क्वांटम दक्षता के द्वारा। इसे कहा गया क्वांटम इफिशियंसी और इसे फाई से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे मैंने क्या कहा, किसी बच्चे की पढ़ने की एनर्जी 1 घंटे में वो 1 यूनिट कवर कर सकता है। ठीक है, ये 1 घंटा टाइम है और 1 यूनिट क्या है? फोटोन है। यानी कि किसी चीज, जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं ये कहूं कि अगर मैंने कोई चीज स्टार्ट की है करना और मेरे को समय डिसाइडेड है और मैं समय निकालूं कि मैंने पर घंटे मैंने कितना काम किया, तो उसे आप कह देते हो कि मेरी दक्षता कितनी होगी। जैसे कैसे? देखो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर क्या मतलब इफिशियंसी के, समझ में नहीं आ रहा। देखना, क्वांटम दक्षता का मतलब क्या है। जैसे मेरी आपको किसी चीज में आपको इफिशियंसी पता लगानी है, जैसे मैंने साइकिल चला रही हूं मैं, ठीक है, और मैंने टाइम डिसाइड किया है कि मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट के टाइम में मुझे यहां से मेरे कॉलेज से मुझे कहीं जाना है, तो मैंने वो साइकिल पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, यानी कि मेरे चलाने की, साइकिल चलाने की क्षमता क्या होगी, वो कैसे निकाली जाएगी? तो आप कहोगे कि मैडम आपने जितने मिनट साइकिल चलाई वो और कितनी दूरी पर आप पहुंची वो, इन दोनों के बीच में आप संबंध बता दो तो आप पता लगा पाओगी कि इसकी क्वांटम इफिशियंसी क्या होगी। जैसे जैसे माना आपके कोई पेपर है 100 नंबर का और आपके नंबर आए हैं 50, तो आप इसकी इफिशियंसी कैसे निकालोगे कि मैडम मेरे जितने नंबर आए हैं उसका और उसका अनुपात मैं निकाल दूं तो मेरी इफिशियंसी आधी है या नहीं? ये चीज समझ में नहीं आई कि नहीं आई कि किसी भी क्वांटम दक्षता को ज्ञात करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैंने इन दोनों के बीच का अनुपात पता चल गया, यानी कि मेरी इफिशियंसी अभी आधी है। कहेंगे बेटा तू 50% मार्क्स ला पाया, इसका मतलब तेरी दक्षता अभी आधी है।
अगर किसी से कहूं कि 100 में से 100 नंबर आ गए तो आप कहोगे कि उसकी इफिशियंसी 100% है। यही तो कहते हैं कि दक्षता कितनी होगी। तो अब ये कहूं कि मैं इस फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत क्वांटम दक्षता का मीन क्या है, तो क्वांटम दक्षता का मीन है कि कितने फोटोन अवशोषित किए हैं किसी अभिकारक ने, कितने फोटोन अवशोषित किए हैं और कितने अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुए हैं। इन दोनों के बीच का अनुपात अगर निकल जाए तो मुझे फाई का मान पता चल जाएगा। किसका मान पता चल जाएगा? फाई का मान पता चल जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे लिख रही हूं मैं, फाई का फॉर्मूला देखना, दिए गए समय में अभिकृत अणुओं की संख्या बटे उसी समय में अवशोषित फोटोन की संख्या का अनुपात अवशोषित फोटोन की संख्या का अनुपात फाई के नाम से जाना जाता है। अब बताओ कि क्वांटम एफिशिएंसी को समझ पाए या नहीं? बताओ, आवाज नहीं आ रही? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? बताओ फटाफट, हाँ या ना? कहां गए? चलूं मैं आगे फिर? आ गया? यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, अब जैसे आपको पेपर में सेम टाइम मिलता है, 3 घंटे का समय है, सेम यूनिट मिलती है, किसी के नंबर आ रहे हैं 80% और किसी के नंबर आ रहे हैं 20%, तो उसकी इफिशियंसी तो है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि दिए गए समय में आपने कितने नंबर पाए वो, और टोटल नंबर आपने कितने दिए, उन दोनों के बीच का अनुपात आपकी इफिशियंसी कहलाएगी। अब इसे अगर मैं मोलो के फॉर्म में लिखूं तो कैसे? मोलो के फॉर्म में लिखना, मोलो के फॉर्म में क्या है, अभिकृत हुए मोलों की संख्या, अभिकृत हुए मोलों की संख्या या अभिकृत हुए जो भी हैं, जो भी चीज अभिक्रिया से उत्पाद में परिवर्तित हुई है वो उसके मोल्स में। और मोल्स में आइंस्टाइनों को कैसे व्यक्त, मोल्स में फोटोन को कैसे व्यक्त करते हो? एन मोल के लिए, यानी कि 1 मोल के लिए आपने क्या कहते थे, 1 मोल के लिए अवशोषित ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है? 1 आइंस्टाइन के नाम से जानी जाती है। ध्यान होगा मैंने उस नियम में बताया था। यानी कि अब यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे कि दिए गए समय में अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या, ये भी तो लिख सकते हो उसे, अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या। आया या नहीं आया समझ में? फाई की वैल्यू बताओ, क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते? रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर बटे सेम अवशोषित फोटॉन्स की संख्या। क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते? इस अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते थे, ध्यान है? माइनस के dA/dt अपॉन अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या। ये सब के सब फाई के फॉर्मूले होते हैं कि फाई को फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे हम, वो ये चीज होती है कि किस तरीके से लिखा जाएगा क्वांटम दक्षता के बारे में। तो ये चीज यही क्वांटम दक्षता की डेफिनेशन है। स्टार्टिंग का इसका जो भी चीज हो सकती है वो चीज मैंने बता दी है कि एक्चुअली में आपने कितने फोटोन अवशोषित किए अभिक्रिया के द्वारा और कितने अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुए,
इन दोनों के बीच का अनुपात क्वांटम इफिशियंसी के नाम से जाना जाता है, क्वांटम दक्षता के नाम से इसे जानते हैं। अब देखना, क्वांटम दक्षता जब इसको कैलकुलेट किया गया तो देखना, ये इसका मान एक से होना तो एक चाहिए, होना तो एक चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू 0 से 10⁶ तक पाई गई। यानी कि एक से कम भी और एक से ज्यादा भी, यानी कि 0 से 10⁶ के बीच में इसका मान पाया गया। इसीलिए ये क्वांटम लब्धि में विचलन को प्रदर्शित करता था। इस क्वांटम लब्धि में विचलन के क्या कारण थे कि क्वांटम दक्षता में कमी और क्वांटम दक्षता में अधिकता को कैसे व्यक्त करेंगे, यानी कि इसके क्या कारण रहे होंगे, इन कारणों के बारे में व्याख्या। कभी कभी वो पर्सनली क्वेश्चन पूछता है, कम क्वांटम लब्धि यानी कि एक से कम होने का क्या कारण है, और क्वांटम लब्धि के अधिक होने का क्या कारण है, इन सब के बारे में वो पूछता है कि क्या कारण रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वांटम लब्धि के बारे में जाने कि एक्चुअली में क्वांटम लब्धि किस पर डिपेंड करती है। तो देखना, सबसे पहले हम प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटम लब्धि के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। एक्चुअली में क्वांटम लब्धि दो प्रोसेस से होकर गुजरती है। पहले तो है प्राथमिक प्रक्रम और दूसरा है द्वितीयक प्रक्रम, सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस, एक चीज समझना, मेरी बात ध्यान से। प्राइमरी प्रोसेस का मतलब क्या है कि प्राथमिक प्रक्रम के बारे में आप कैसे जानेंगे कि प्राथमिक प्रक्रम यानी कि कोई भी अभिक्रिया इन दो प्रोसेस से होकर गुजरेगी। पहला तो है प्राथमिक प्रक्रम और दूसरा है द्वितीयक प्रक्रम, प्राइमरी प्रोसेस, और होता है दूसरा सेकेंडरी प्रोसेस। प्राथमिक प्रक्रम देखना क्या होता है, कोई अभिकारक अणु फोटोन का अवशोषण करके सक्रिय अणु में परिवर्तित हुआ, यह कहलाता है प्राइमरी प्रोसेस। और इस ए स्टार से प्रोडक्ट बी में चेंज हुआ या प्रोडक्ट में परिवर्तित हुआ, तो इसे कहते हैं द्वितीयक प्रक्रम, सेकेंडरी प्रोसेस। कौन सा प्रक्रम? द्वितीयक प्रक्रम कहेंगे। ये कौन से कहलाते हैं? प्राइमरी प्रोसेस। और ये कौन से कहलाते हैं? सेकेंडरी प्रोसेस। एक चीज बताओ कि पूरी अभिक्रिया में क्या अभिकारकों को इस स्टेज से गुजरना नहीं पड़ेगा? क्या प्राइमरी प्रोसेस सब अभिक्रिया के लिए समान होंगे या नहीं? प्राइमरी प्रोसेस बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, प्राइमरी प्रोसेस जो होते हैं वो हर अभिक्रिया के लिए समान होंगे बच्चों। यानी कि ये तो 100% होना ही होना है, चाहे भले ये हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ध्यान रखना, क्वांटम दक्षता के अधिक या कम होने के कारण, अधिक हो या कम हो, इनके कारण के जिम्मेदार हमेशा कौन होते हैं? सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं। हमेशा द्वितीयक प्रक्रम इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यानी कि ध्यान रखना, प्राइमरी प्रोसेस सबके लिए सेम होंगे। तो आप पढ़ेंगे कम क्वांटम लब्धि के क्या कारण रहे होंगे और अधिक क्वांटम लब्धि के क्या कारण रहे होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आज मैंने वैसे बहुत करा दिया है, आप कर पाओगे? कर लोगे नोट? बताओ। बताओ, अब यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या?
डाउट्स पूछो, फिर ऐसे टाइम थोड़ी ना वेस्ट करूंगी मैं, अभी तो 10 मिनट हैं। कोई डाउट है? अब तक के पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो देखिए अब आगे पढ़ाना पड़ेगा मुझे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। रोकती क्लास को, जब रोकती जब आपको कोई दिक्कत होती, कोई डाउट होता। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, क्वांटम लब्धि के कम या अधिक होने के कारण और जिम्मेदार हमेशा कौन होंगे? सेकेंडरी प्रोसेस होंगे, सेकेंडरी प्रोसेस होंगे। तो देखना, सबसे पहले चले कि क्या कारण रहे होंगे कि दक्षता उच्च क्वांटम लब्धि के कारण क्या रहे होंगे। यानी कि उच्च क्वांटम लब्धि के क्या कारण रहे होंगे, इसके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आप बता सकते हो, आप में से कोई बताओ मैडम क्या कारण रहे होंगे। यानी कि 1 से 10 की घात 6 तक पहुंच जाती है क्वांटम लब्धि। 1 से 10 की घात 6 तक पहुंच जाने का मतलब आप जानते हैं क्या है? यहाँ 1 और 10 की घात 6 का मतलब कितना? 6 जीरो और आगे लगा दो, मुझसे तो पढ़ी भी नहीं जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, है ना? ठीक है, यानी कि इतने गुना तक बढ़ जाती है। इसके क्या कारण है कि अभिक्रिया की दर इतनी ज्यादा हो जाएगी? बताओ जरा, कोई बता सकता है क्या कारण होंगे? थोड़ा बहुत तो लगाओ आइडिया, क्या कारण होंगे बताइए। बताइए क्या कारण रहे होंगे। एक बार इन्हें अनम्यूट करना मैडम। हाँ हाँ, कर दो सबको। आप लोग सभी एक बार अनम्यूट हो जाइए। होइए अनम्यूट, खुद को अनम्यूट कर लेना। हाँ, तो आप बाबू से बात कर सकते हैं। बताइए जरा क्या कारण है उच्च क्वांटम लब्धि के? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं मैम। क्या? हेलो, कोई डाउट नहीं है। कौन, आपका नाम क्या है? तो चलो बताओ कि उच्च क्वांटम लब्धि के क्या कारण हैं, बता सकते हो कोई? बताओ। सचिन, हितेश, दीपक, बताओ। यस, दीपक क्या बोल रहे हो? यस बताइए, बोलो तो सही, अनम्यूट करो खुद को, बोलने में शर्म आ रही है क्या? बताइए। देखो एक बात समझना मेरी, मैं यहाँ पे अभी बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूं तो सुनना मेरी बात। क्या उच्च क्वांटम लब्धि का कारण ये नहीं हो सकता कि जैसे ही सक्रिय अणु बने तो सक्रिय अणु के तुरंत बाद वो टूटकर कोई अन्य उत्पाद बना दे? क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो तो सही। कर दो सबको म्यूट वापस। देखो इसका एक कारण आज पढ़ेंगे, बाकी के सारे कल कल बता दूंगी मैं। सरल सरल से हैं, उच्च क्वांटम दक्षता के क्या कारण हैं। पहला कारण तो देखो ये होगा, शायद ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? प्राथमिक प्रक्रम तो सबके लिए सेम रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि पहले ए से ए स्टार में बदल गया, ठीक है। अब ये सक्रिय अणु, सोच के देखो, ये सक्रिय अणु
जैसे ही आगे के प्रोसेस में यानी कि सेकेंडरी प्रोसेस में पहुंचे तो माना कोई दूसरे अणु को और वियोजित कर दे। कहने का मतलब अगर मानो ए से ये A प्लस बी में टूट रहा है तो ये जब B पहुंचेगा तो ये 2 को और वियोजित कर दे, C प्लस D को और वियोजित कर दे। तो पहले यहाँ पे वियोजन की मात्रा क्या थी 2 और आगे बढ़ी तो 2 और मिल गए। तो ऐसे करके जब ये 4 आपस में जुड़ेंगे तो क्या क्वांटम दक्षता नहीं बढ़ेगी? क्या रिएक्शन नहीं होगी? क्या उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो सकते? बताओ हाँ या ना, बताओ जल्दी, हाँ या ना, चैट से बताइए हाँ या ना। जैसे एक अणु में प्रकाश ऊर्जा एक फोटोन या एक क्वांटम का अवशोषण करके प्राथमिक प्रक्रम में एक अणु का वियोजन करेगा और उत्तेजित अणु द्वितीयक प्रक्रम में एक अणु का और वियोजन कर देता है। देखो कैसे, देखना कैसे। जैसे ये AB जो है ये H न्यू ऊष्मा का अवशोषण करके A प्लस बी में परिवर्तित हो गया, यहां ये वियोजित हुआ। और फिर ये जो AB है ये एक ही थोड़ी है, ये बहुत सारे हैं, ये मानो 4 हैं, 4 में से कोई एक वियोजित हो गया A प्लस बी से। अभी बचे कितने? 3। उन 3 में से एक AB इस एक वियोजित से और क्रिया कर ले तो अब A2 की संख्या कितनी हो गई? ये तो हो गए A2 और ये कितने हो गए B। अभी कितना था? A था। अभी ये तो प्राइमरी प्रोसेस है, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस में जैसे ही एक AB का और अणु ने एक A से और टक्कर की तो तुरंत ये एक इसमें हो गए, 2 और हो गए। यानी कि यहाँ पे ये बढ़ा या नहीं बढ़ा? और बढ़ा तो डेफिनेटली जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्वांटम लब्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यानी कि एक कारण ये रहा होगा कि जैसे प्राइमरी प्रोसेस में अणुओं का वियोजन होगा तो सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर एक अणु और इस वियोजित अणु से क्रिया करके उसको और वियोजित कर देगा। तो इस प्रकार से क्वांटम लब्धि के मान बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये बताओ आया या नहीं, कि ये एक रीजन हो सकता है या नहीं? बताओ हाँ या ना। कि अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक अणु H न्यू फोटोन का अवशोषण करके वियोजित हो जाए प्राइमरी प्रोसेस में और सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर एक अणु और आकर क्रिया कर ले तो डेफिनेटली ये 2 और 1 3, अब 3 यहाँ कितने 2 और यहाँ कितने 3। और अब अगर एक और A भी सोचते जाओ, अगर एक और A भी वापस B से क्रिया करे तो ये A प्लस B2 हो जाएगा, यानी कि एक और B का कण मिल गया। ऐसे करके अणुओं की संख्या कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाए, इतनी बढ़ती चली जाए, इतनी बढ़ती चली जाए कि सारे के सारे अणु वियोजित हो जाएं। और अगर वियोजित हो गए तो क्वांटम लब्धि का मान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि इसके बीच में कोई मध्यवर्ती उत्पाद ऐसा बने जैसे कि A प्लस H न्यू A स्टार बना रहा है, ये मध्यवर्ती है या नहीं? एक मध्यवर्ती अणु ऐसा बने जो उत्प्रेरक का कार्य करे, यानी कि अगर ये ऐसा कैटालाइज यानी कि अगर ये उत्प्रेरक का कार्य कर जाए बच्चों, उत्प्रेरक का कार्य ही क्या है कि ऐसे कोई तत्व रहे होंगे जो ना तो अभिक्रिया केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और जैसे हैं वैसे की वैसे वापस निकल जाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो क्वांटम लब्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इट मींस अगर ये ए स्टार मध्यवर्ती उत्पाद ऐसा हो जो उत्प्रेरक का कार्य करे तो डेफिनेटली क्या होगा? क्वांटम लब्धि का मान बढ़ेगा। ये तो 2 कारण है, 4-5 कारण है, इसके चारों पांचों कारण आपको आने चाहिए क्योंकि पेपर में वो पूछता है क्वांटम लब्धि से आप क्या समझ, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो मेन है। एक तो नियम है इसके, और दूसरा कौन सा है? जेवलॉन्स की डायग्राम है, और तीसरा क्वांटम लब्धि, और चौथा प्रकाश संवहन अभिक्रियाएं हैं। हाँ कर दो अनम्यूट। हाँ कर दो अनम्यूट। हाँ दीपक बोलिए, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैम नमस्ते। हाँ मैम बोलिए दीपक। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ मैम, ये
बस हाँ जब तो मेरा अनम्यूट नहीं हुआ था, मैं यही बात था कि श्रृंखला अभिक्रिया बनती चली जाएगी। हाँ, श्रृंखला अभिक्रिया, बिल्कुल ये सेकंड था। अभी मुझे बताना है, अभी कारण इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि आज बहुत हाँ ज्यादा हो गया, आपको नोट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जैव लॉन्स की डायग्राम जितना मैंने छोटा दिखाया है, यस लिखने मैम। में उतना ही बड़ा रहेगा। आप समझ रहे हो ना? एक एक स्टेप को अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो टाइम लगेगा। तो मैं चाह रही थी कि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े। अब ये क्वांटम लब्धि भी आज पूरी करा देती, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिले किया है, इसलिए मैंने इसको ऑब्वियस ही बात है, एक के बाद एक अणु जुड़ते चले जाए तो श्रृंखला अभिक्रिया बनती चली जाएगी, और श्रृंखला अभिक्रिया बनेगी तो क्वांटम लब्धि के मान भी तो बढ़ेंगे। तो एक कारण ये भी है इसका, बताना था यस मुझे। अच्छा ये बताओ दीपक, मैथ से हो या बायो से आप? मैथ से मैम। अच्छा मैथ से हो। यहां तक की सारी क्लासेस ली हैं आपने? यस मैम। नहीं ली? मैम अच्छा क्यों? ले ली मैम, ले ली। अच्छा ले ली। कुछ डाउट आए? ले ली। कुछ डाउट आए? यस मैम। कोई प्रॉब्लम समझ में आ नहीं। रहा है अच्छे से? हाँ जी। हाँ तो ठीक है, नोट्स अभी आपको मैडम भेज रही हैं, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके मैम। हाँ वापस अनम्यूट कर दीजिए मैडम। नोट्स भेज रही है मैडम, नोट्स आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, निकालो। हाँ नहीं, ऊपर ही का ही होगा। 31 पेज तक तो फर्स्ट यूनिट है। हाँ दिखाना 31 पेज, ये रहा, निकालो। 32 निकालो। नहीं, हाँ इससे आगे चलो, ये तो हाँ अभी तो और आगे है, और आगे और आगे और आगे। यहाँ से लेना स्टार्ट कर देना, अगर पहला पेज किसी ने नहीं लिया है तो फोर्थ यूनिट का भेज दिया। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। सेकंड, हाँ ये सेकंड पेज से स्टार्ट कर दो। हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ से फटाफट लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आगे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रकाश रसायन के नियम है, ये कल तो भेज दिया था कि मैथमेटिकल पोर्शन। हाँ ये तो भेज दिया, आगे करो आगे करो। ये, हाँ ये भी भेज दिया था, कल करवा चुकी थी मैं। यहां से जैवलॉन्स की आरेख से देखिएगा, यहां से ले लेना। कोशिश करना खुद से बनाने की, नोट्स को जैवलॉन्स की आरेख को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे करिए। हाँ कर लो, सही है। यहाँ भी भेज दो, ये भी भेजना है, भेजो। हाँ ये तो भेजना है, क्वांटम लब्धि, ये क्वांटम लब्धि मैंने करा दिया आज। ये नहीं करवाया, क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक मैं करवा दूंगी, इसे आप भेज दो, नोट कर लेना आप, सिंपल है ये, कुछ नहीं है इसमें। और भेजो आगे, एक और पेज भेजो। हाँ ये यहां तक कर लेना, आप कल करेंगे उच्च क्वांटम दक्षता के कारण। कर लीजिएगा इसे नोट। स्क्रीनशॉट ले लिए सबने? चैट से बताओ। कॉपी मत बिगाड़ो भाई। ओके नोट कर लीजिएगा। एंड करें मीटिंग, ओके।